सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर द्वारा ऑनलाइन क्लास सिस्टम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी अभिभावकगण को प्रणाम करता हूं और पिछले कक्षा को पास कर क्रमोन्नत होकर इस वर्ष 2020-21 में नवप्रवेशी सभी बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरचरण सिंह, अध्यापक सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर में पिछले 25 वर्षों से एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे विद्यालय का अध्यापक हूं जिस विद्यालय के अनेकों विद्यार्थी प्रशासनिक, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मचारी, अध्यापक और अनेकों राज्य व केंद्र सरकार के पदों पर आज भी कार्यरत हैं। केवल भारत में ही नहीं, हमारे इस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी हैं जो विदेशों तक भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और इस विद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि आज विश्व भर में एक कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसके कारण अनेकों जो भी कार्यक्रम हैं वो प्रभावित हुए हैं। उनमें शिक्षा भी एक ऐसा माध्यम या प्रकार है जिसके अंदर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इस जो राज्य सरकार द्वारा आदेश हैं, उस आदेशों के मुताबिक हमारे विद्यालय अभी शिक्षा से दूर हैं, बंद हैं। इसलिए हमारे विद्यालय के एमडी माननीय इंद्रमोहन ओझा जी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बच्चों को इस शिक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाए और वो जुड़े रहें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। इसलिए हमारे माननीय एमडी साहब द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ न कुछ ज्ञान देते रहें ताकि बच्चे इस शिक्षा से जुड़े रहें और अपने सिलेबस को कुछ न कुछ इस पटरी पर लाकर आगे विकास की ओर अग्रसर हों। अब इसके बाद मुझे बड़ी खुशी से आपको यह बताना पड़ रहा है कि हमारे विद्यालय ने विजयनगर संभाग में बहुत नाम कमाया है, पूर्व में भी कमाया है और आज भी हमारा विद्यालय बहुत नंबर लेकर अच्छे अंकों के माध्यम से नाम रोशन कर रहा है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमारे विद्यालय का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम हिंदी माध्यम में रहा। इसमें हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा दीक्षा शर्मा, जिसने 93.80% साइंस में और कंचन सुथार 93.60% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता, विद्यालय और अपने अध्यापकों का नाम रोशन किया। सभी बधाई के पात्र हैं। कल आपको सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को, इलाका वासियों को ये ध्यान है कि कल कॉमर्स का भी परीक्षा परिणाम आया। उस कॉमर्स के परीक्षा परिणाम में भी हिंदी माध्यम संस्थाओं के अंदर में जो हमारे विद्यालय के लवेश मिड्डा बच्चे द्वारा कॉमर्स को विजयनगर क्षेत्र को टॉप किया और 86.20% अंक प्राप्त करके अपने माता पिता और खुद का और विद्यालय का नाम रोशन किया। और सभी लोग, सभी अभिभावकगण, बच्चे व विद्यालय के अध्यापक इस के लिए बधाई के पात्र हैं। आज ऑनलाइन क्लास सिस्टम में मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो कक्षा 10th से संबंधित है। वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर एक आपको बच्चों ये बात बता देता हूं, सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर केवल जो संबंध है वो कदाब या
टेंथ से ही नहीं है, इस बुक का संबंध आने वाले आपके विषय से भी संबंधित है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर अनेकों ऐसे उपविषय छिपे हुए हैं जो आपके जीके और आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाकर आपके आने वाले कंपटीशन के ज़माने में बहुत अग्रणीय रहेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बच्चों ये बता देना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है सामाजिक, उसके अंदर जो उपविषय छिपे हुए हैं और उनका अंक विभाजन बोर्ड द्वारा जो पूर्व के सिलेबस के मुताबिक किया हुआ वो किस प्रकार है। सबसे पहले इसमें जो संबंध है वो इतिहास का है। ये जो इतिहास है इसके अंदर से बच्चों बोर्ड का जो पेपर बनता है वो 20 अंक का है। दूसरा जो इसका है वो है नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र के अंदर भी 20 अंक का आपका पेपर बनता है। तीसरा जो है उसके अंदर जो भाग है वो है भूगोल का है, और इस भूगोल के अंदर भी 18 नंबर का पेपर बनता है। इसी प्रकार अगला जो पार्ट है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो पेपर बनता है वो 18 नंबर का बनता है। ये तो मुख्य हो गए। इसके अलावा आजकल आपको पता है कि एक सड़क सुरक्षा संबंधी सभी विषयों के अंदर चैप्टर दिए हुए हैं, वो इसमें भी है और वो 2 अंक का है। उसके अलावा अभी आप स्वास्थ्य, स्वच्छता और कठोर कचरा प्रबंधन है। कचरा प्रबंधन के अंदर में जो चैप्टर बनते हैं उसमें भी 2 अंक का आपका पेपर बनता है। ये आपका अंक विभाजन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिया हुआ है। अभी बच्चों देखो, जैसा आपको पता है कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा इस सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया, तो इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, परंतु पूर्व के सिलेबस के मुताबिक ये अंक इसी प्रकार निर्धारित हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर बच्चे का अपने अपने विषय में कुछ इंटरेस्ट होता है और उस इंटरेस्ट को किस प्रकार किया जाए, वो इंटरेस्ट के मुताबिक ही अंकों के आधार पर वो बच्चा उसमें ज़्यादा रुचि रखते हुए उसके अंदर ज़्यादा अंक लेने की कोशिश करेगा। वैसे तो बच्चों सामाजिक विज्ञान विषय एक इंटरेस्टेड विषय है, अगर उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। बच्चों के मन में ये भय है, या कईयों के मन में भय होता है कि ये एक बोर सब्जेक्ट है, इसके अंदर समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, परंतु बच्चों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें सभी में जो उप विषय बिंदु है इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है, इंटरेस्ट लोगे तो बहुत अच्छा है, और इसकी गहराई से इन बिंदुओं को समझोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर एक जो बिंदु है, मैं अर्थशास्त्र के बारे में इसके अंदर से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका कारण बता देता हूँ बेटा कि अर्थशास्त्र को इसलिए बताया जाता है, इसमें लिए मैं ले रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे समाज के अंदर इर्द गिर्द हम इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं और जानते भी हैं, और ये विषय आपको पॉइंट जो है इंटरेस्टेड लगेगा। इस इंटरेस्टेड बिंदु के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र का ये जो चैप्टर नंबर 17 है आपका पाठ संख्या जो 17 है आपका, बच्चों बुक में देख लें। आपको मैं चैप्टर संख्या जो आपका है 17 नंबर है, आप अपनी बुक के अंदर देखिएगा। इस 17 नंबर का जिसका नाम बेटा मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं हैं। ये जो आपका चैप्टर है, ये 18 नंबर का जो चैप्टर में से ये जो चैप्टर है आपका वो 4 नंबर का है। 4 अंक इसमें से आप ले सकते हो। मैं इस चैप्टर को इसलिए उठाया बेटा, मुद्रा जो है, आप रुपए के बारे में अमूमन सारे बच्चे बातें करते रहते हैं, तो इसलिए इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते भी हैं, और बच्चे बैंक इत्यादि या अन्य जगह पर भी, दुकानों पर भी जाते रहते हैं, तो उसके बारे में इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा जब मैं इसको समझाऊंगा।
इसके अंदर जो पार्ट है मैं आपको जो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, वो पहले मैं आपको मुद्रा के बारे में बताता हूँ। देखो, मनुष्य द्वारा बहुत सारी खोज की गई, अनेकों खोजें, अग्नि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उसी मनुष्य द्वारा एक किसका आविष्कार भी हुआ? मुद्रा का भी हुआ। मनुष्य ने किसका आविष्कार भी किया? मुद्रा का भी किया। मुद्रा के रूप अलग अलग हो सकते हैं, समय के अनुसार अलग अलग उसने आविष्कार किए। मुद्रा वास्तव में आपने देखा होगा मुद्रा होती क्या है। देखो, मानव द्वारा वस्तु या सेवा दो के बदले में कुछ ना कुछ भुगतान किया जाता है। साधारण भाषा में हम कह दें कि मानव द्वारा जब वस्तु या सेवा के बदले में कुछ ना कुछ भुगतान किया जाता है, वो ही एक मुद्रा है। अब जो हम देखा होगा कि आपने बच्चों, आप बहुत बार ये पेन पेंसिल फुट्टा लेने जाते हैं तो एक दुकान पर जाते हैं और दुकान को वाले को आप क्या देते हो? उसके बदले में 10 रुपये या 20 रुपये देते हो और वो आपको उसके बदले में कोई वस्तु देता है। जब वस्तु देता है तो उस वस्तु के बदले में जो आप भुगतान करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। वो आपकी मुद्रा कहलाती है। भारत में रुपया जैसे है, ये मुद्रा है। ठीक है। अब एक देखो, मैं आपको एक बीच में शब्द कहा था वस्तु। आप ये वस्तु ले रहे हो ना, वस्तु क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो हम सारे शब्द कहते हैं कि वस्तु है, परंतु वस्तु होती क्या है बच्चों? वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं या छू कर क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। छू कर क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें जो मानव से संबंधित हैं, मानव के काम आने वाले, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वस्तु कहलाती है। जैसे ये पेन है, इसको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अंधा व्यक्ति इसको छू कर क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। रात को आपने ढूंढना है तो छू कर आप अनुभव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। ज़्यादातर वस्तु जो होती है उनका जो रूप होता है वो निर्जीव अवस्था में ही होता है। दूसरा एक शब्द था, मैंने कहा था वस्तु और सेवा के बदले में जो भुगतान देते हैं उसको क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ये एक साधारण भाषा की है। तो सेवा के अंदर बेटा देखो, सेवा के अंदर जो शब्द आता है सेवा में वो चीज़ होती है जिसमें वस्तु नहीं दी जाती, न ली जाती है, परंतु व्यक्ति की मेहनत का फल उसको प्राप्त होता है। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद हम बीमार हैं तो अपना उसका इलाज कराने जाते हैं, तो उसको हम एक फीस के तौर पर कुछ न कुछ भुगतान करते हैं और उसके बदले में वो हमारे बॉडी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद हमको एक मेडिसिन लिखकर दे देता है। जब मेडिसिन लिखकर दे देता है तो जो मेडिसिन है वही हमारा क्या है? वो हमारी सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा का फल बहुत है। अगर वो नहीं करता तो हमारा जीवन कैसा होता है ये हम नहीं कह सकते। एक अध्यापक पढ़ा रहा है, उसके बदले में फीस ले रहा है। जो फीस ले रहा है तो वो फीस जो ले रहा है, जैसे बच्चों की आपको पता है कि एक अध्यापक आपको पढ़ा रहा है और अध्यापक पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय आपका उज्जवल विषय बन रहा है, तो पढ़ाते पढ़ाते जब उज्जवल विषय बन रहा है आपसे वो क्या ले रहा है? फीस ले रहा है। और फीस के बदले में आपको क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। ज्ञान अमूल्य चीज है, तो वो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं पकड़ा रहा, परंतु आपका विषय बना रहा है। तो वो सारी चीजें जो ऐसी आती है वो किसके अंतर्गत आती हैं? सेवाओं के अंदर आती है। मकान बनाते हो तो उसमें मजदूर आपके काम करता है, मिस्त्री आपके काम करता है, उसको पैसा देते हो, परंतु क्या कर रहा है? वो भी आपकी एक तरह की सेवा कर रहा है। तो ये बिंदु आपको क्लियर कट यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब बच्चों देखो, ऐसा है कि आपके जो भारत के अंदर जो चलती है मुद्रा वो भारतीय रुपया है। भारतीय रुपया है। तो भारतीय जो रुपया है इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय रुपया है इसको मुद्रा के रूप में हर व्यक्ति ने स्वीकार किया, क्योंकि आपको पता है कि रूप मुद्रा के अनेक होते हैं, अनेकों रूप होते हैं। मैं आगे जाके विस्तारित रूप में अगले चैप्टर में बताऊंगा, इसी भाग में। तो आपको बता देता हूं कि मुद्रा के अनेकों रूप होते हैं। उन रूपों के अंदर भारत की जो भुगतान का सिस्टम है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है?
वो भारतीय करेंसी के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे भारतीय नोट और सिक्कों के बीच में। भारतीय नोट कागजी मुद्रा जिसको कहते हैं, कागज की मुद्रा, आप देखा होगा आपके घर में नोट होते हैं कागज के, और सिक्के आपने देखा होगा जैसे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये सिक्के हैं जो धातु से बने होते हैं। इसके बारे में विस्तारित आगे मैं बताऊंगा कि किसके माध्यम के बने होते हैं। तो आपको बता देता हूँ, भारतीय जो नोट है इसके इर्द गिर्द जो भुगतान है वो किसका घूमता रहता है? भारतीय नोट का घूमता है। अभी कोई भी वस्तु या सेवा करते हैं तो उसके इर्द गिर्द नोट ही ये महत्व रखते हैं, भारतीय करेंसी रहती है। इसका कारण है क्योंकि हमारी भारतीय मुद्रा पर पूर्ण विश्वास है। विश्वास के कारण ये कागज का टुकड़ा का बना हुआ नोट हम सहज स्वीकार करते हैं, जहाँ दुकानदार स्वीकार करता है और उसके बदले में क्या देता है? वस्तु देता है या सेवा देता है, जहाँ हम उसको वस्तु या सेवा देते हैं। तो ये उसका विश्वास है, क्योंकि इसको एक कानूनी मान्यता है। भारत सरकार या रिजर्व बैंक इसके ऊपर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है, और वो हमारे को पूर्ण विश्वास देता है। आपने नोट पर लिखा भी होगा, मैं धारा को पूर्ण रूप से अदा करने का जो भी है वचन देता हूँ। ठीक है। अब ये जो भारतीय रुपया है, देखो पहले आज से पूर्व में ये भारतीय रुपया जो था वो इस प्रकार या इस रूप में इसका प्रतीक चिन्ह था, वो इस प्रकार लिखे जाते थे। अब मैं आपको बता देता हूँ, 15 जुलाई सन 2010 को एक ऐसे चिन्ह की आवश्यकता पड़ी जिस चिन्ह के माध्यम से क्या हुआ कि भारतीय रुपए की एक विशिष्ट पहचान बने। उस विशिष्ट पहचान के लिए क्या था? ये जो भारत के हमारे पूर्व में जो इस प्रकार हर व्यक्ति द्वारा लिखे जाते थे, रूप अलग अलग लिखे जाते थे, तो उसका एक निश्चित प्रतीक चिन्ह हो, वो इसके लिए ओपन तौर पर पूरे भारत में इस डिजाइन के लिए लोगों को कहा गया। इस डिजाइन के अंदर जो भारतीय रुपए का, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, अनेकों लोगों ने इसके अंदर अपने अपने डिजाइन प्रस्तुत किए और लास्ट में 5 डिजाइनों को क्या किया गया? फाइनल किया गया। 5 डिजाइनों के अंदर से जो IITN के भारतीय रुपए का एक प्रतीक चिन्ह, भारतीय रुपए का एक प्रतीक जो चिन्ह है वो जो इस प्रकार है, उसको मान्यता मिल गई। और बच्चों ये जो चिन्ह है इसमें जो मिश्रण है वो मैं बता देता हूं, भारतीय हिंदी भाषा देवनागरी और अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षर R दोनों का इसमें क्या है? मिश्रण है। और ये जो देवनागरी और अंग्रेजी भाषा के R मिश्रण, दोनों के मिश्रण से हमारे रुपए का डिजाइन D उदय कुमार द्वारा आज पूरे भारत के अंदर मान्य है। और मैं आपको बताता हूँ पूरे विश्व के अंदर जो सिर्फ 5 ही देशों के प्रतीक चिन्ह हैं जिनको उन देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है, सिर्फ पूरे विश्व के अंदर, उसमें एक भारत भी शामिल है। आज मैं आपको भारतीय प्रतीक चिन्ह तक ही बताता हूं, बाकी जो 4 चिन्ह हैं, जो बाकी जो प्रतीक है, डिजाइन है, उनके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितना आपको अभी तक मैंने बताया है इसके बारे में आप आज अपनी पुस्तक को खोलिएगा। एक बार आज पहली बार आपको बता रहा हूं, तो इसलिए अपने धीरे धीरे शॉर्टकट रूप में चल रहे हैं। कल इसको विस्तारित रूप में और बताएंगे। बच्चों जितना मैंने आज आपको बताया है, सभी विद्यार्थी ये ध्यान दीजिएगा, इस के ऊपर दोबारा रिवीजन कीजिएगा, अपनी पुस्तक उठाइएगा। और इसके साथ ही मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।